हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं संश्लेषण विधि का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसाइज मेथड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि संश्लेषण विधि का सिद्धांत क्या है, संश्लेषण विधि के गुण क्या हैं और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि इस विधि के अवगुण भी क्या हैं, क्या दोष हैं और ये किन जगह यूज़ हो जाती है, किन बालकों के लिए ये यूज़फुल रहती है। तो चलिए जान लेते हैं। और काफ़ी बार आप टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आता है और बीएड बीटीसी कोर्स में तो हमारे होता ही होता है। अगर आप बीएड बीटीसी कोर्स कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है और अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसाइज मेथड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संश्लेषण विधि होती क्या है, इसे हम मतलब इसका सिद्धांत है वो किस बेसिस पे काम करता है। तो इस विधि में छोटे छोटे भागों को मिलाकर रखा जाता है, ठीक है। यह विधि विश्लेषण विधि की पूर्णता विपरीत होती है। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। अब इस बात का मतलब भी हम समझ लेते हैं कि आखिर ये बता क्या रहे हैं। इस विधि में छोटे छोटे भागों को मिलाकर रखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब होता है कि पहले आपके सामने समस्या रखी जाती है, फिर आप उसका एनालाइज करते हैं, फिर आप छोटे छोटे भागों में उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वो वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह विधि विश्लेषण विधि की पूर्णता विपरीत होती है। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि संश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र का पालन करती है, तो हमको पता होना चाहिए ज्ञात से अज्ञात का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके ज़रूर रखिएगा। कई बार हम ऊपर ऊपर तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो हमें अनफॉर्चुनेटली वो हमसे छूट जाती हैं, ठीक है। तो संश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर वर्क करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो आप समझ गए, जब हम कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को डिवाइड कर कर उनको सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से आप ये समझ जाइए जैसे जब पज़ल होती है ना, जब आप पज़ल को क्या होते हैं छोटे छोटे भाग दे दिए जाते हैं, जब आप उनको एक साथ मिलाते हैं तो वो जो पहेली होती है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इसी तरीके से आप संश्लेषण विधि को देखिए। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊँगी वीडियो के लास्ट में। तो चलिए अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं संश्लेषण विधि के गुण। आखिर क्या हैं ऐसे गुण जो हम जानेंगे, यानी कि जो इसके गुण हैं उनके हम बाद बात करेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह कैसी विधि है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ये मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो मंदबुद्धि का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे बच्चों को कभी हम उलझा देते हैं ना कि भई ये बच्चे ये सॉल्व कर, तो वो क्या अपना दिमाग उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि क्यूब हो गया तो क्यूब भी क्या है, उनको सॉल्व करने के लिए हम देते हैं। पज़ल हो गया, तो ये सब भी क्या है, संश्लेषण विधि के हैं। अब इसको मैथ में हम कैसे यूज़ करेंगे इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। चलिए और देख लेते हैं आगे। यह शिक्षण की एक सरल विधि है तथा प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इसकी जो शिक्षण विधि है बहुत ही एक सरल विधि है तथा प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं। चलिए अभी इसका जो यूज होता है काफ़ीतर रेखा गणितमय साध्यों को हल करने के लिए विशेष उपयोगी है। तो इसको ज़्यादातर मैथ में जो यूज़ होता है वह रेखा गणित में आता है। अब जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट में एक बार आया भी है कि रेखा गणित में हम किस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे आपके आगमन आ जाता है, विश्लेषण आ जाता है, संश्लेषण आ जाता है। तो इसी तरीके से काफ़ी और विधियाँ होती हैं जो आपके ऑप्शन में लिखी होती है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रेखा गणित में हम जो अपने सॉल्यूशन के लिए जो विधि यूज़ करते हैं वह क्या करते हैं, संश्लेषण विधि। तो यूपी टेट में ये और क्वेश्चन आया है तो आप इसको नोट करके रखिएगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर वर्क करती है। अभी इसके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है। सुरेश ने एक गाय 500 रुपये में
₹2 के प्रति ब्याज की दर से एक व्यापारी को खरीदी। ठीक है, बताओ 3 वर्ष के पश्चात सुरेश को व्यापारी को क्या देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले तो जो उसका जो सॉल्यूशन है वो किस करेंगे, तो पहले तो हम सूत्र लगाएंगे। अब जो फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा संश्लेषण विधि के द्वारा जो भी चीज़ हम उपयोग करने वाले हैं उसके बारे में। इस तरीके पहले तो हमें क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए कि क्वेश्चन हम निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें निकालना क्या है। समस्या में मूलधन कितना है, ब्याज की दर कितनी है, पैसा कब लौटाएंगे और सूत्र के आधार पर ब्याज कितना आएगा, उसे कुल कितना रुपए देना होगा। बात ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये चीज़ मालूम है, बात ये है कि अभी हमने क्या बताया था कि संश्लेषण विधि में छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर हम अपना समस्या का निदान करते हैं। ठीक है, तो आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका इसको हम बोलते हैं समस्या में मूलधन कितना है, ब्याज की दर क्या होगी, पैसा कब लौटाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तब तो हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर बच्चा इन सारी चीज़ों को समझ रहा है तो वह बहुत ही आसानी से लगा लेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, अभी बता रहे हैं, 1 मिनट, SI = PR × T/100। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, रेट, टाइम अपॉन इसको 100। तो अगर बच्चा इन सारी चीज़ों को समझेगा ये तो वह निकाल लेगा। आपको रटन नहीं सिखाना है और वो भी मनोवैज्ञानिक विधि पर ये चीज़ वर्क करती है। तो बच्चों को हमें समझाना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है। जब इन सारी चीज़ों को हम समझा देंगे तो बच्चा एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा। जब वह निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो यही संश्लेषण विधि कहती है कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों में जोड़कर एक निष्कर्ष की तरफ निकलते हैं तो वह हमारी संश्लेषण विधि कहलाती है। और इसमें क्या होता है, शिक्षण सूत्र हम जो वर्क करता है वह करता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके से, और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया गया और उसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं। मान लीजिए कोई भी रेक्टेंगल से रिलेटेड आपको पूछा गया, तो उसमें क्या है, हम सारी चीज़ों को पहले सोचेंगे, समझेंगे। फिर जैसे कि आयताकार भूमि की लंबाई क्या है, तो हमको क्वेश्चन में दिया होगा आयताकार भूमि की लंबाई क्या है, जितनी भी दी हो आपको पता होना चाहिए। आयताकार भूमि की चौड़ाई क्या है वो दिया ही होगा, उसके बिना तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा नहीं। बात हम स्तर कर रहे हैं सिर्फ 1 to 5 के लेकर, बच्चों की बात कर रहे हैं, वैसे तो चलो निकल आएगा। अब फिर है परिमिति की लंबाई एवं चौड़ाई में क्या संबंध है, ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको बच्चों को समझाना है तो हमको मतलब जैसे हम बोलते हैं ना फॉर्मूला, तो उसके अब ये फॉर्मूला कैसे, जैसे ये आता है 2l+b। ठीक है, तो अभी 2 वाले खाते इसलिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ही तो हमारा फॉर्मूला बनता है 2l+b। इसको हम क्या रिलेशन है ये हमको समझाना है बच्चों को। फिर इसके बाद क्या है, परिमिति का एक चक्कर में क्या संबंध है, तो परिमिति का एक चक्कर की दूरी, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, छोटे छोटे स्टेप हैं, तब जाके मतलब अभी तब जाके हम एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये संश्लेषण विधि के कुछ तरीके। अब संश्लेषण विधि के अगर हम और आगे बात करें तो संश्लेषण विधि के अगर दोष की अगर हम बात करें तो संश्लेषण विधि में छात्र जो स्वयं है इसमें खोजकर्ता नहीं होता है, वह स्वयं से इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या कारण होता है कि ज्ञान जो मस्तिष्क में रहता है स्थायी नहीं रहता है, यानी कि बच्चों को सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर युंग के अनुसार उन्होंने बताया भी है, संश्लेषण विधि में एक सूखी घास का एक तिनका निकाला या ढूंढा जाता है। ठीक है, ये युंग के अनुसार है, आप इसको परिभाषा के तौर पर भी ले सकते हैं या आपके एग्जाम में आ जाए। फिर इसका जो नंबर 2 है, इसका जो संश्लेषण विधि का जो दोष है, तो प्रत्येक छात्र के लिए कठिन होती है। एक बड़ी समस्या के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल हर बच्चा सॉल्व कर सके, तो ये एक बड़ी समस्या है छोटे स्तर पर बच्चों को। ठीक है, इस विधि में छात्रों को विचार, तर्क और निर्णय शक्ति का विकास रूपरेखा नहीं हो पाता है, यानी कि बच्चा उतना सक्षम नहीं होता है कि वह सारी इन चीज़ों को स्वयं करे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे इस पर डिपेंड किस पर होते हैं, अध्यापक पर। ठीक है, तो कुछ सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये विधि जो है आजकल बहुत ही
चल रही है और हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं। तो ये है कि आप संश्लेषण विधि को ध्यानपूर्वक समझिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक तो ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक के लिए मनोवैज्ञानिक विधि है और इसका जो यूज़ है बहुत ही सही है और रेखा गणित में इस तरीके के चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी आपकी सिंथेसाइज मेथड, इसमें हमने आज समझा। तो अगर आपकी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आने वाले सब्जेक्ट में हम और आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।